नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा कहानी के इस चैनल कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है सुहाग की साड़ी, लेखक मुंशी प्रेमचंद। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात ना मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी तो रतन सिंह चिंताशील। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी तो रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ में थी। गौरा को सहबोध से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में भी यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल अमर समझती थी, इसलिए वह नरम गरम कांग्रेस, स्वराज्य, होम रूल सभी से विरक्त थी और कहती, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभी पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के झोंके के समान था जो स्थिर जल की हल्की हल्की लहरों से आभूषित हो जाता है। वे प्रचंड झोंके नहीं थे जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। देश में विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता था। खद्दर और गाड़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख नयन दुख, मलमल मनमल और तंजेब तनभेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो तो दे दूं। अरे इसी घड़ी साइत निकली है, फिर कभी दे देना, गौरा ने कहा। नहीं, वे लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं, तो यह लो कुंजी, निकाल कर दे दो। मगर यह सब लड़कों का खेल है। घर फूकने से स्वराज्य नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा। मैंने कल ही तुम्हारे साथ घंटों माता पच्ची की थी ना, इस और तब तुम सहमत भी हो गई थी, तो आज फिर क्यों शंकाएं करने बैठ गई। वो तो मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी, गौरा ने कहा। अच्छा, तो शंकाएं फिर कर लेना। इस समय जो करना है वह करो, लेकिन मेरे कपड़े मत लो, सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूद भी इस घर में मैं नहीं रखने दूंगा, यह मेरा प्रण है। इतने में राम टहल साइस ने आकर से पुकारा, सरकार, सब लोग जल्दी में चाह रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है। कोई गाड़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने अपने सारे कपड़े दे दिए। केसर महरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो। केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं क्यों पहनूं। रतन सिंह ने गौरा की और आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलाया था। यह सूट भी निकाल दूं। हाँ हाँ, किस दिन के लिए रखोगी, मैं तो पहनूंगा ही नहीं। अरे अगर यदि मैं जानती इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो सूट ना बनवाती, कितने सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने इसका कुछ उत्तर न दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियां थीं जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूली न समाती थीं। बात बात साड़ियों के लिए उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें खर रहा था, पर वह इस समय चुप रहने में ही कुशलता समझ रहे थे। इस पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आ गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथ से छीन लेना चाहा, पर जब गौरा ना मानी तो निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। यह कैसी साड़ी है। कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है, गौरा ने कहा। अरे तंजेब की साड़ी है तो जरूर विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया। क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है। अच्छी तो नहीं, पर मैं इसे ना दूंगी। वह विलायती चीज को मैं रखने ना दूंगा। मेरी खातिर इसे रहने दो, गौरा ने कहा। तुम्हारी खातिर एक भी चीज ना रखी तो इसके लिए क्यों पैरों पड़ती हूँ, जिद ना करो।
स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहे रख लो, लेकिन इस विलायती चीज को मैं ना रहने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने हैं। यह गुलामी का दाग है, अब मैं इसे नहीं रखने दूंगा। लाओ उधर। मैं इसे ना दूंगी। गौरा ने जिद पकड़ ली थी, लेकिन मैं इसे लेकर छोड़ूंगा। तुम नाहक जिद करते हो। आखिर तुम्हें इस साड़ी से इतना प्रेम क्यों है? तुमने अभी तक इन होलियों का आशय नहीं समझा क्या? खूब समझती हूँ, गौरा ने कहा। सब ढोंग है, 4 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। तुम केवल इतना बता दो कि साड़ी तुम्हें इतनी प्यारी क्यों है। यह मेरे सुहाग की साड़ी है, गौरा ने कहा। रतन सिंह जरा देर सोच में पड़ गए। तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा। मैं विदेशी वस्त्र को यह शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रह सकता। मैं सबसे पहले इसे होली भेंट करूंगा। कैसे अपशकुन मुंह से निकालते हो, गौरा ने कहा। ऐसी सुहाग की साड़ी घर में रखना अपशकुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। तुम यूं चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर मैं इसे खुशी से ना दूंगी। तो मैं जबरदस्ती करूंगा तुमसे, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके गौरा के हाथों से साड़ी छीन ली। गौड़ा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की और कातर नेत्रों से कहा, तुम्हें मेरी सिर की कसम। इतने में केसर महरी बोली कि बहूजी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बड़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया। उदास आकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर यही सही। शाम हो गई। द्वार पर स्वयं सेवकगण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमझ में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कैसे करें। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ चुका है, पीछे नहीं हट सकता। लेकिन प्रतिज्ञा का पालन भी करना है, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रखना चाहिए। इस विचार से वे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है, पर त्रिया हटके आगे उनकी एक भी न चली। क्या करे, वह सोच में डूब गए। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग में देना कितने अपशकुन की बात है। लेकिन ये भी क्या करें, सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। इनसे उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा। कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। लोग समझेंगे बना हुआ है, पर शकुन की चीज कैसे दे दे। इतने में उसने राम टहल साइस को सिर पर गट्ठर लिए बाहर जाते देखा, और केसर महरी के सिर पर भी एक गट्ठर था। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली, चाहा कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरा का ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोककर बोली, जरा सुनते जाओ। जाने दो, पीछे से मत बुलाओ, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र छिपा ले, पर गौरा ने उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न होकर के बोली, यह साड़ी भी लेते जाओ। रहने दो, अब मैंने तो लिख ही दिया है। तो मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। यह तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था। ठीक है, मेरी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। अब इस साड़ी को ले लो। अगर तुम इसे देना अपशगुन समझती हो तो तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोल लूँगा। नहीं, इसे लेते जाओ। अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा, गौरा के चेहरे पर एक रंग आता एक रंग जाता, जैसे कोई रोगी अंतरस्थ विषम वेदना को दबाने की बेहद चेष्टा कर रहा हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ, उन्हें यह अत्याचार लगा। उन्होंने साड़ी गौरा को देकर कहा, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र फाड़े डालता हूँ। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम इसे लेके जाओ, नहीं तो मैं खुद जाकर दे दूंगी। रतन सिंह विवश हो गए। साड़ी उन्होंने गौरा के हाथ से ले ली और बाहर चले गए। किंतु उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में जाती, सैर करती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटर में भी गई, परंतु किसी प्रकार की अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी। पर यह आशंका उसके हृदय पर सदैव छाई रहती। जब 1 महीना गुजर गया तो और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिन के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम पर नित्य तिरस्कार किया करता था। कुंवर साहब देहातों में प्रचार के लिए जाया करते थे। अगर उन्हें कहीं भी साधारण सी भी देर हो जाती या सिर दर्द हो जाता तो गौरा को बहुत ही अनिष्ट की आशंका होने लगती। वह देहात में पड़ी आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी। इधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर
की प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब के संभालने और नियत स्थान पर रखने में वह इतनी व्यस्त हो रही थी कि घर से बाहर न निकल सकी। कारण यह था कि केसर महरी उनके जाने के दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी। अभी इतनी चतुर दूसरी महरी ना मिली थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ रहा था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर देख रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों के यही एकमात्र अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, आज स्वदेशी बाजार की सैर कराते हैं, यह मेरा प्रस्ताव है। 4 दिन से यहाँ आ गए हैं, अवकाश ना मिला वहाँ जाने का, पर मेरा जी नहीं चाहता। यहीं बैठो ना, नहीं चलकर देख आते हैं, 1 घंटे में लौट आएंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर ना निकली थी। आज उसे चारों तरफ बाजार में एक विचित्र शोभा सी दिखाई दी। बाजार कभी भी पहले इतनी रौनक पे ना था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों को अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, अरे राम टहल तुम? राम टहल का चेहरा इतना श्री संपन्न था, उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला यह बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी है तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई तब हमारा गुजर हो रहा है, नहीं तो आप जानते हैं कि मैं किस हालत में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। तो भाई अब तुम मुंह मीठा कराओ, यह बाजार लगाने की सलाह तो मेरी ही थी। बिक्री अच्छी हो रही है ना? रतन ने पूछा। राम टहल बोला, हाँ सरकार, आज खूब बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है। मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए, बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शगुन की चीजों की परवाह नहीं की तो हम विदेशी कपड़े क्यों रखे? जिस दिन होली जली उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी मुझे भूल गई। गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी। सुंदर साड़ी पहने हुए, हाथ पांव में मामूली गहने, चेहरा खिला हुआ। स्वाधीन जीवन का गौरव एक अपने आप में ही अलग परिचय होता है। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी नहीं दिया, बीच में ही भाग गई। क्या करूं सरकार? केसर ने कहा, अपना काम चलते देखकर सब्र ना हो सका। जब तक रोजगार ना चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा, टहल, कर्म, कुकर्म सभी करना पड़ता है। आप लोगों की दया से हमारे दिन लौट आए। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए ना चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है देवी। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने घर बस गए। 1 महीना पहले इस दुकान वालों में किसी की रोटियों का ठिकाना नहीं था। कोई साइसी करता था, कोई तासे बजाता था, कोई आदमी मेहतर का काम करता था। कितने ही तो भीख मांगते थे, पर अब सब अपने धंधे में लग गए थे। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जवानों के नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह का दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो गया। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थीं। आंखें सजल हो गई और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंदित हो रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। बाजार खूब सजा हुआ है। यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हों और किसी से किराया ना लिया जाए। तब तो बहुत खर्च पड़ेगा। मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। और हम लोग कहाँ रहेंगे? पेड़ के तले? नहीं, गांव वाले मकान में। ठीक है, सोचूंगा। इलाके भर में खूब केसी की फसल करवाएंगे। जो कपास बोए उसका बेगार माफ करवा देना। गौरा ने कहा, तदबीर तो अच्छी है, दुनी उपज हो जाएगी। सुनो, का बिना दाम देना सबको, जो चाहे चरखे बनाए, जो चाहे काट ले जाए। तब तो लूट मच जाएगी। रतन बोले, ऐसी बेईमानी कोई ना करेगा उस समय।
जब वह गाड़ी से उतरकर घर में कदम उसने रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूट कर किल्लौले कर रहा हो।